दोस्तों, रात में खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना हर किसी को पसंद होता है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि नाइट स्काई डार्क क्यों होता है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि इस सवाल का जवाब तो एकदम सिंपल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते रहती है। इस रोटेशन के दौरान पृथ्वी का केवल आधा हिस्सा ही सूर्य को फेस कर रहा होता है, जबकि इसके बाकी के हिस्से में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य को फेस कर रहा होता है वहां हर जगह दिन होता है, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य को फेस नहीं कर रहा होता है वहां हर जगह रात होती है। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सवाल का उत्तर इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल सूर्य ही एकलौता तारा नहीं है। हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी की ही अगर बात करें तो इसमें 100 से 400 बिलियन तारे मौजूद हैं, और हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अगर बात करें तो इसमें कम से कम 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज तो ज़रूर मौजूद होंगे। ये भी मुमकिन है कि हमारा ब्रह्मांड भी इनफाइनाइट हो। तो इस हिसाब से आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ज़्यादा तारे मौजूद होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में इतने ज़्यादा तारे मौजूद हैं कि हम स्पेस के किसी छोटे से भाग को भी अगर देखें तो वहाँ हमें अनगिनत तारे मिलेंगे। चूँकि हर तारे के पास अपना खुद का लाइट होता है, इनके लाइट की वजह से नाइट स्काई भी हमें एकदम ब्राइट नज़र आना चाहिए। पर असल में नाइट स्काई हमें ब्राइट नहीं बल्कि डार्क नज़र आता है, और हमें इसमें कुछ तारे ही टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इस डिस्क्रिपेंसी को ऑल्बर्स पैराडॉक्स या डार्क नाइट पैराडॉक्स कहा जाता है। आज के इस एपिसोड में हम न सिर्फ इस पैराडॉक्स को समझेंगे बल्कि इसके सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, डार्क स्काई पैराडॉक्स को फॉर्म्युलेट करने का श्रेय हिनरिच विल्हेम ऑल्बर्स नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर को जाता है। उन्हीं के नाम पे इस पैराडॉक्स को ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहा जाता है। आइए साधारण भाषा में ये समझते हैं कि ये पैराडॉक्स क्या है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका कहीं कोई अंत नहीं है। अगर ये सच है तो इसमें असंख्य तारे भी मौजूद होंगे। इस ब्रह्मांड में असंख्य तारों के होने का मतलब ये है कि स्पेस में चाहे हम कहीं भी क्यों न देखें, हर जगह हमें तारे ही तारे नजर आने चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि नाइट स्काई तारों के लाइट से लिट होकर हमें एकदम चमकता हुआ नजर आना चाहिए। पर असल में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, जो कि एक पैराडॉक्स है। असल में नाइट स्काई हमें डार्क नजर आता है, और इसमें हमें केवल कुछ लिमिटेड तारे ही टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऑल्बर्स पैराडॉक्स को और बेहतर तरीके से आप इस उदाहरण के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। मान लो आप एक बेहद ही विशाल और घने जंगल के बीच में खड़े हों। चूंकि यह जंगल काफी घना है, आप चाहें जिधर भी अपनी नजर घुमाओ, हर जगह आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। इवन उनके बीच मौजूद गैप भी आपको नजर नहीं आएगा। इस उदाहरण में यह जंगल विशाल तो हो सकता है, पर इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता। अब इसी उदाहरण में इस जंगल को ब्रह्मांड से रिप्लेस कर दो और इसमें मौजूद पेड़ों को स्टार से, यानी कि हमें नाइट स्काई पूरी तरह से तारों से भरे हुए नजर आने चाहिए। चूंकि तारों के पास अपना खुद का लाइट भी होता है, उन सबके लाइट से रात में पूरा आकाश हमें चमकता हुआ नजर आना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। इसीलिए ये एक पैराडॉक्स है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन क्या है, यानी कि नाइट स्काई आखिर डार्क क्यों होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक सदियों तक इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते रहे। अपनी इस कोशिश में उन्होंने कई थ्योरीज दिए, पर उनमें से केवल कुछ थ्योरीज को ही एक्सेप्टेंस मिल सका। आइए सबसे पहले हम उन थ्योरीज की बात कर लेते हैं
जिनमें कमियां होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। द स्टार्स इन द यूनिवर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रैक्टली नॉट यूनिफॉर्मली। इस हाइपोथेसिस का कहना था कि हमारे ब्रह्मांड में तारे हर जगह एक जैसे मौजूद नहीं हैं, यानी कि ब्रह्मांड के किसी हिस्से में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है जबकि किसी हिस्से में तारे बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। तो ब्रह्मांड के जिस हिस्से में तारे मौजूद हैं वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि ब्रह्मांड के जिस हिस्से में तारे बिल्कुल भी नहीं हैं वो हमें डार्क नज़र आता है। ये हाइपोथेसिस ऑल्बर्स पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकता था, पर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल डेटा इसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि अपने ऑब्जर्वेशंस में हमने ये पाया कि हमारा ब्रह्मांड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हमारा ब्रह्मांड होमोजीनियस और ऑलमोस्ट एक्यूरेटली आइसोट्रॉपिक है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड में चाहे हम कहीं भी क्यों न चले जाएं, ये हर जगह एक जैसा ही है। इस कारण ये हाइपोथेसिस ऑल्बर्स पैराडॉक्स को सॉल्व करने में फेल हो जाता है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड ऑल्बर्स पैराडॉक्स के अलावा भी कई प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है। एस्ट्रोफिजिक्स विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जो इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको स्पेस में घटने वाले फेनोमेनन इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप इस फील्ड में नए हैं तो मैं आपको कुकू FM ऐप पर एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी नाम के किताब की समरी सुनने की सलाह दूंगा। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है और एस्ट्रोफिजिक्स के कई टॉपिक से आपको रूबरू करवाता है। अगर आप कुकू FM के बारे में नहीं जानते तो ये एक ऐसा ऐप है जहां हर तरह के नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में आसानी से मिल जाते हैं। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, फिटनेस कॉन्शियस पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या किसी अन्य फील्ड से ही क्यों ना हो, इस ऐप पर हर तरह का नॉलेज आपको ऑडियो शोज और बुक समरीज के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। इस ऐप का इस्तेमाल मैं लगभग हर रोज करता हूं और आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे। इस समय इस पे 1000 घंटों से ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। आमतौर पर इस ऐप पे ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपये देने पड़ते हैं, पर इस समय VT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप ये सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपये में ले सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप को अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और वो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 100 रुपये का पेटीएम कैशबैक भी मिलेगा। तो कुकू FM के इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने पैसे बचाइए। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। द यूनिवर्स हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स। इस हाइपोथेसिस के अनुसार नाइट स्काई डार्क इसलिए होता है क्योंकि इस ब्रह्मांड में तारों की संख्या सीमित है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में इतने ज्यादा तारे मौजूद ही नहीं हैं कि वो हमारे नाइट स्काई को लाइट अप कर पाएं। पर यह हाइपोथेसिस भी इलॉजिकल है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें अगर लिमिटेड तारे भी हुए तो भी उनकी संख्या बेहद ही ज़्यादा होगी और इतने ज़्यादा तारे काफ़ी होंगे हमारे नाइट स्काई को लाइट अप करने के लिए। तो इस आधार पर यह हाइपोथेसिस भी ऑल्बर्स पैराडॉक्स को सॉल्व करने में फेल हो जाती है। वी डोंट सी सम स्टार्स बिकॉज दे आर टू फार अवे एंड दस टू फेंट। ये हाइपोथेसिस कहता है कि नाइट स्काई इसलिए डार्क होता है क्योंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद काफ़ी सारे तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर मौजूद हैं कि वो हमें दिखाई ही नहीं देते। दरअसल इस हाइपोथेसिस के अनुसार जो तारे हमसे जितने ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं वो हमें उतने ही कम चमकीले नज़र आते हैं। इस कारण हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद तारे हमें नाइट स्काई में दिखाई ही नहीं देते। सुनने में ये हाइपोथेसिस लॉजिकल ज़रूर लगता है पर यह भी सही नहीं है। आइए जानते हैं क्यों। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है और ये हर जगह एक जैसा ही है। तो चलिए इसे कुछ इवन स्फेरिकल लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं और पृथ्वी को हम इसके सेंटर में रख देते हैं। हम जानते हैं कि जो तारा हमारे जितना ज़्यादा नज़दीक मौजूद होता है वो हमें उतना ही ज़्यादा चमकीला नज़र आता है, जबकि जो तारा हमसे जितना ज़्यादा दूर मौजूद होता है वो हमें उतना ही ज़्यादा डिम नज़र आता है। इस हिसाब से एक नज़र में इसे देखने पर आपको सच में यही लगेगा कि जो लेयर पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो ज़्यादा चमकीला नज़र आएगा, जबकि जो लेयर इसके सबसे ज़्यादा दूर मौजूद है वो हमें सबसे कम चमकीला नज़र आएगा। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि इन सभी लेयर्स में तारों की संख्या सेम नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा लेयर पहले लेयर से बड़ा है, तीसरा लेयर दूसरे लेयर से बड़ा है एंड सो ऑन। जो लेयर्स जितने ज़्यादा बड़े हैं
उनमें मौजूद तारों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये इंडिविजुअल लेयर्स पृथ्वी से हमें कितने चमकीले नजर आएंगे, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि हर लेयर में कितने नंबर ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, और दूसरा कि हर लेयर में मौजूद तारों की चमक कैसी है, यानी कि वो ज़्यादा चमकीले हैं या फेंट लाइट वाले हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स किस बात पर डिपेंड करते हैं, आइए देखते हैं। चूंकि हमारा ब्रह्मांड होमोजीनियस है, इसके हर लेयर में कितने तारे मौजूद होंगे ये r² के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले लेयर में अगर एक तारा मौजूद हुआ तो दूसरे में 4 तारे मौजूद होंगे, तीसरे में 9 तारे मौजूद होंगे, चौथे में 16 तारे मौजूद होंगे, एंड सो ऑन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के कारण हर लेयर की चमक 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि पहले लेयर में मौजूद तारों की चमक को अगर 1 माने तो दूसरे लेयर में मौजूद तारों की चमक मात्र 1/4 होगी, तीसरे लेयर में मौजूद तारों की चमक 1/9 होगी, चौथे लेयर में मौजूद तारों की चमक 1/16 होगी, एंड सो ऑन। जब हम इन सभी लेयर्स में मौजूद तारों और उनके चमक को कंसिडर करते हैं तो इन लेयर्स का इल्यूमिनेशन r²/r² यानी कि 1 के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लेयर्स में मौजूद तारों की चमक कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि वो हमसे कितनी दूरी पर मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो लार्ज नंबर ऑफ फेंटर स्टार्स भी एक साथ मिलकर दूर मौजूद लेयर्स को पृथ्वी के पास वाले लेयर के बराबर चमकीले बना देते हैं। यानी कि चाहे ये लेयर्स हमसे कितनी भी दूरी पर मौजूद क्यों ना हो, इन सभी लेयर्स की चमक हमेशा एक जैसी ही होगी। इस कारण नाइट स्काई हमें यूनिफॉर्मली चमकता हुआ नजर आना चाहिए। चूंकि असल में नाइट स्काई हमें ऐसा नजर नहीं आता, ये हाइपोथेसिस ऑल्बर्स पैराडॉक्स को सॉल्व करने में फेल हो जाती है। स्पेस इज फिल्ड विथ इंटरस्टेलर डस्ट दैट ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स। इस हाइपोथेसिस के अनुसार नाइट स्काई हमें इसलिए डार्क नजर आता है क्योंकि वैसे तारे जो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं उनसे आ रहे लाइट को हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटरस्टेलर डस्ट ब्लॉक कर देते हैं। इस कारण ये स्टार्स हमें नाइट स्काई में दिखाई ही नहीं देते, जिसके कारण हमें डार्कनेस नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली ये हाइपोथेसिस भी गलत है। दरअसल कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो ग्लो करने लगता है। इस हिसाब से अगर इस बात को मान भी लें कि तारों से आ रहे लाइट को इंटरस्टेलर डस्ट ब्लॉक कर देते हैं, तो काफ़ी सारे तारों से आ रहे लाइट को कंटिन्यूसली ब्लॉक करते रहने के कारण इंटरस्टेलर डस्ट इवेंचुअली काफ़ी गर्म हो जाएगा और एक समय ग्लो करते हुए एक तारे की तरह चमकने लगेगा। यानी कि जिन तारों के लाइट को इंटरस्टेलर डस्ट ने ब्लॉक किया था वो लाइट ये फिर से रेडिएट करने लगेगा। इस कारण ये हाइपोथेसिस भी ऑल्बर्स पैराडॉक्स को सॉल्व करने में फेल हो जाता है। अब तक हमने उन हाइपोथेसिस के बारे में जाना जो ऑल्बर्स पैराडॉक्स को सॉल्व करने में विफल साबित हुए। आइए अब इस पैराडॉक्स के एक्चुअल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। यानी कि आइए ये जानते हैं कि नाइट स्काई डार्क क्यों नज़र आता है, या फिर ये कहें कि नाइट स्काई में तारों के बीच हमें खाली स्पेस दिखाई क्यों देता है। दरअसल इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद नहीं रहा है। आज हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग के जरिए आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। हम ये भी जानते हैं कि लाइट को हम तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा हम केवल उन्हीं तारों के लाइट को देख सकते हैं जो हमसे 13.8 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हों। जो स्टार्स इससे ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं उन्हें हम कभी नहीं देख सकते। चूँकि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, इसमें ऐसे अनगिनत स्टार्स और गैलेक्सीज मौजूद होंगे जिन्हें हम कभी नहीं देख सकते। इस कारण ऐसे स्टार्स और गैलेक्सीज हमारे नाइट स्काई को इफेक्ट नहीं कर सकते। साल 1929 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसके कारण गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो गैलेक्सीज हमसे जितने ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं वो उतने ही ज़्यादा तेज़ी से हमसे दूर होते जा रहे हैं।
उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज जितनी ज़्यादा दूरी से हमसे दूर होते जा रहे हैं, उनसे आने वाला लाइट उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा था। इस फेनोमेनन को रेड शिफ्ट कहते हैं और ये डॉपलर शिफ्ट के जैसा काम करता है। आपने नोटिस किया होगा कि हॉर्न बजाती हुई कोई गाड़ी जब हमारी तरफ आती है तो उसके हॉर्न का साउंड हमें धीरे धीरे और तेज़ होता हुआ सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ साउंड वेव्स कंप्रेस होते जाते हैं। वही गाड़ी जब हमसे दूर जा रही होती है तो उसके हॉर्न का साउंड हमें धीरे धीरे धीमा होता हुआ सुनाई देता है, क्योंकि साउंड वेव्स यहाँ स्ट्रेच होते जाते हैं। लगभग सेम चीज़ हमें लाइट के केस में भी देखने को मिलती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी तरफ आ रहा हो तो उससे आने वाले लाइट वेव्स कंप्रेस होते जाते हैं, जिसके कारण उससे आने वाला लाइट ब्लू बैंड में शिफ्ट कर जाता है। वहीं कोई ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर जा रहा हो तो उसके लाइट वेव्स स्ट्रेच होते जाते हैं, जिसके कारण उससे आ रहा लाइट रेड बैंड में शिफ्ट हो जाता है। इस कारण टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए इमेजेस में जो ऑब्जेक्ट्स हमें जितने रेड नज़र आते हैं वो हमसे उतने ही ज़्यादा दूर मौजूद होते हैं। तो होता यह है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से शुरू में जब लाइट निकलता है तो उस समय वो विजिबल लाइट ही होता है, पर स्पेस के एक्सपेंशन के कारण हम तक पहुंचते पहुंचते ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाता है कि ये विजिबल लाइट से इंफ्रारेड में बदल जाता है। चूँकि हमारी आंखें इंफ्रारेड लाइट को देख नहीं सकती, डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज से आ रहा ये लाइट हमें दिखाई ही नहीं देता। हमने अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज़ वाले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को ना तो अभी तक देख पाए हैं और न ही कभी देख पाएंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाउंड्री के आगे हमारे ब्रह्मांड के फैलने की गति लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा है। तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज भी एक तरह से हमारे लिए इनविजिबल ही हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि स्पेस में चाहे आप जहाँ भी देखो, वहाँ हर जगह एक्चुअल में कोई ना कोई स्टार्स या गैलेक्सीज ज़रूर मौजूद होंगे। पर नाइट स्काई हमें डार्क इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे स्टार्स को हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उनका लाइट अभी तक हम तक पहुंचा ही नहीं है, या फिर उनका लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते विजिबल से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो चुका है, जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती। अगर हमारी आंखें इंफ्रारेड लाइट को भी देख पाती तो नाइट स्काई सही में हमें चमकता हुआ नजर आता। तो हकीकत ये है कि नाइट स्काई सचमुच चमकता है, बस हमारी आंखें इतनी कैपेबल नहीं है कि इसे देख सके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नाइट स्काई डार्क क्यों होता है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आपसे जल्द मुलाकात होगी विज्ञान के किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।